नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जीनोम संपादित चावल की और ख़ास तौर पर एक नई किस्म है पूसा डीएसटी चावल 1। इसे कमला भी कह रहे हैं। हमारे पास इस पर एक दस्तावेज का अंश है। ये मई 2025 में आई पहली जीनोम संपादित चावल किस्म पर ही फोकस करता है। तो चलिए इसी स्रोत के आधार पर थोड़ा गहराई से समझते हैं कि भाई ये तकनीक क्या है, पारंपरिक तरीकों से ये अलग कैसे है और भारतीय खेती के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। अच्छा, इस दस्तावेज में सबसे पहले ये बात है कि ये चावल जो है ये पारंपरिक जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से अलग है। यहाँ जीनोम संपादन तकनीकों का जिक्र है, खासकर SDN1 और SDN2। ये पारंपरिक जीएम से अलग कैसे हैं? मतलब उनमें तो बाहर से जीन डालते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मार्च 2022 में पर्यावरण मंत्रालय की एक अहम गाइडलाइन आई थी। उसमें ये कहा गया कि SDN1 और SDN2 तकनीकों से जो उत्पाद बनेंगे, उन पर पारंपरिक जीएमओ वाले जो सख्त नियम हैं, वो लागू नहीं होंगे। अच्छा। क्यों? वजह यह है कि इनमें कोई बाहरी जीन नहीं डाला जाता। मतलब पौधे के अपने ही जीन में एक बहुत छोटा सा टारगेटेड बदलाव किया जाता है, जैसे किसी जीन को बंद कर देना। ये एक तरह से आप समझिए प्राकृतिक म्यूटेशन जैसा ही है, बस ये ज्यादा सटीक है और तेज है। हाँ, जो SDN3 तकनीक है, जिसमें बाहरी जीन डल सकता है, उस पर GMO वाले नियम ही लगते हैं। अच्छा, तो ये जो पूसा डीएसटी चावल 1 है या कमला, ये इसी SDN12 वाली श्रेणी में है ना? और इसे बनाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है? क्रिस्पर-cas9? जी है, बिल्कुल। ये इसी श्रेणी में है और जानकारी यही है कि ये भारत की पहली ऐसी चावल किस्म है जिसे क्रिस्पर-cas9 तकनीक से विकसित किया गया है। ये तकनीक आप कह सकती हैं एक तरह की मॉलिक्यूलर कैची जैसी है, DNA में बिल्कुल सही जगह पर काट-छाँट कर सकती है। इसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI पूसा नई दिल्ली ने बनाया है और इसका आधार है MTU 1010 किस्म, जो किसानों में काफी पॉपुलर है। अच्छा, स्रोत में इसके फायदे भी गिनाए हैं, जैसे अजैविक तनाव सहने की क्षमता, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये किस्म सूखा, खारापन, ज्यादा तापमान, ऐसे तनावों को बेहतर झेल सकती है। आज जैसे क्लाइमेट चेंज का असर हम देख रहे हैं, उसमें तो ये बहुत ही काम की चीज साबित हो सकती है। हाँ, ये तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और पकने के टाइम को लेकर भी कुछ खास है इसमें? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फायदा गिनाया गया है। ये किस्म सिर्फ 130 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि इसकी जो मूल किस्म थी MTU 1010 वो लेती थी करीब 150 दिन। ओह! यानी सीधे-सीधे 20 दिन कम? जी अरे! तो पानी की ज़रूरत के लिहाज से तो ये बहुत बहुत मायने रखता होगा फिर। हाँ, यकीनन। बिल्कुल, स्रोत का अनुमान है कि इस वजह से जल्दी पकने की वजह से सालाना लगभग 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बच सकता है। 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। जी हाँ। तो कम टाइम, कम पानी और पैदावार। दस्तावेज में एक -5 + 10 लक्ष्य का जिक्र है। हम्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लक्ष्य ये रखा गया है कि खेती में लगने वाली लागत, हाँ। जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे पानी, खाद, वो मौजूदा किस्मों से औसतन 5% कम हो अच्छा। और पैदावार यानी उपज वो करीब 10% तक बढ़ जाए। अच्छा। साथ ही चावल की क्वालिटी भी बेहतर बताई गई है। इसमें चॉकनेस दाने में जो सफेद धुंधलापन सा होता है वो कम है और मिलिंग के बाद साबुत चावल मिलने की दर यानी चावल कम टूटना वो भी करीब 19% तक बढ़ी है। 19% तक? हम्म। ये तो काफ़ी किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ, काफी सुधार है। अच्छा। और एक और किस्म का नाम था इसमें, DRR धान 100। हाँ, उसे ICAR के तहत जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, या। IRAR हैदराबाद, उसने विकसित किया है। उसकी औसत उपज 5.37 टन प्रति हेक्टेयर बताई गई है। ये भी जो मौजूदा पॉपुलर किस्में हैं जैसे सांबा मसूरी, उनसे बेहतर है। और ये जो कमला किस्म है, ये सिर्फ लैब तक तो नहीं है, इसका असल में ट्रायल हुआ है ज़मीन पर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पूसा DST1 का ट्रायल देश के 11 प्रमुख चावल उगाने वाले राज्यों में 30 अलग-अलग जगहों पर किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, फिर गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह। और मकसद साफ है, जैसा दस्तावेज में लिखा है,
कम पानी में ज्यादा फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि भारत के लिए ये कृषि जैव प्रौद्योगिकी मतलब एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम हो सकता है। जी, कह सकते हैं। एक तरह से देखें तो ये जीनोम संपादन तकनीकें और वो जो मार्च 2022 की रेगुलेटरी छूट मिली है SDN 1-2 को, ये मिलकर भारत को इस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका दे सकती हैं। इसमें IARI और ICAR जैसे संस्थान तो हैं ही, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT की भूमिका भी अहम है। यहाँ तक कि दस्तावेज में 2022 से 24 के लिए जीनोम एडिटिंग रिसर्च पर केंद्र सरकार के 500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन का भी जिक्र है। तो मतलब सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। तो मतलब कुल मिला के जो बात समझ आ रही है इस स्रोत से वो ये कि भारत में जीनोम संपादन, खासतौर पे SDN 1 और SDN 2 तकनीक, इसको फसल सुधार के लिए एक नए और शायद कम रेगुलेशन वाले रास्ते की तरह देखा जा रहा है। और कमला चावल इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके कई संभावित फायदे गिनाए गए हैं: सूखा सहना, जल्दी पकना, बेहतर क्वालिटी। बिल्कुल, ये तकनीक और उससे जुड़े जो नियम बदले हैं, जैसा इस दस्तावेज में बताया गया है, ये वाकई भारत की खेती के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, किसानों की आमदनी के लिए काफी अहम हो सकते हैं। और यहीं पर एक सवाल आता है दिमाग में कि भाई अगर ये तकनीक चावल में इतनी कारगर रहती है जैसा स्रोत बता रहा है, तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती के लिए हम और कौन-कौन सी फसलों में ऐसे बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब क्या गेहूं, दालें, तिलहन या सब्जियों में भी इसी तरह के टारगेटेड सुधार देखने को मिल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।